फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। हम सब अक्सर अपनों पे व्यर्थ ही गुस्सा करते रहते हैं। कई बार तो किसी और का गुस्सा किसी और पे भी निकल जाता है। तो ये कहानी है एक साधारण परिवार की। सुनील या फिर सोनू छोटा था पर हर बात पर गुस्सा करता था। अपने दोस्तों पे और माता पिता पे भी चिल्लाता। सब उसके गुस्से से परेशान थे। एक बार सोनू के पापा ने उसे बुलाया और कहा, सोनू बेटे, आज मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। आज से 1 महीने के लिए हम एक नया प्रयोग करेंगे। ये लो हथौड़ी और ये कील का डब्बा। तुमको एक काम करना है बेटे। आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम गुस्सा करने के बाद अपने बाड़े में हथौड़े से एक कील ठोक देना, ठीक है? ठीक है पापा, कील तो मैं ठोक लूंगा, पर मुझे गुस्सा कम करने को मत कहना। मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं होता। मुझे अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। सोनू को अजीब तो लगा, पर उसने अपने पापा की बात मान ली। ठीक है, पापा ने मुझे इतने प्यार से कहा तो मान लेता हूँ। और एक कील ही तो ठोकनी है, कम से कम गुस्सा करने को मना नहीं किया। फिर हमारे प्यारे सोनू को उस दिन 8 बार गुस्सा आया। उसने गुस्सा किया और हर बार उतनी कील अपने बाड़े में जाके ठोक दी। अगले दिन 10 कील ठोकी। ऐसे कुछ दिन बीतने लगे और वो कील ठोकता गया। फिर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा, यार अभी हर बार का कील ठोक ठोक के बोर हो गया हूँ। फालतू की मेहनत। अब पापा को प्रॉमिस किया है तो बंद तो नहीं कर सकता। क्यों ना अपने गुस्से को ही कम कर दूं। तो फिर सोनू ने निश्चय किया कि वो गुस्सा कम करेगा और जल्दी ही उसकी कीलें कम होने लगी। कभी 4, कभी 2 और एक दिन तो ऐसा भी आया कि उसने कोई कील नहीं ठोकी, यानी गुस्सा ही नहीं किया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज के दिन मैंने एक बार ही गुस्सा नहीं किया। पापा को बताऊंगा तो वो तो बहुत खुश होंगे। पापा पता है क्या, आज मैंने किसी पे गुस्सा ही नहीं किया। मैंने अपने गुस्से पे काबू कर लिया है। अभी मुझे इन हथौड़े और कीलों की जरूरत नहीं है। अरे वाह सोनू, शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं तुमको एक नया कार्य देता हूँ। आज से जिस दिन भी तुम गुस्सा नहीं करोगे, उस दिन तुम बाड़े में से एक कील निकाल देना। सोनू ने सुना तो वो समझ गया कि पापा फिर से उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो तैयार हो गया। पहले तो मैं बहुत सारी कील एक दिन में ठोकता था। अभी तो दिन में सिर्फ एक ही कील निकालनी है। इतनी मेहनत नहीं है, कर लूंगा मैं। अब सोनू किसी पे गुस्सा नहीं करता था। वो रोज अपने बाड़े से एक कील निकालता और अपने बीते हुए दिन की कामयाबी पे खुश होता। ऐसे कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब सारी कीलें निकल चुकी थी। मैंने कर दिया। सारी कीलें निकाल दी। अब पापा को बताता हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। पापा, सारी कीलें निकाल दी मैंने। मैं अब किसी पे गुस्सा नहीं करता और रोज एक एक करके बाड़े की सारी कील निकाल दी मैंने। अरे बहुत अच्छा, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पे नाज है। अब तुम आओ मेरे साथ बाड़े पे और दिखाओ मुझे तुमने क्या किया है। देखो पापा, एक भी कील नहीं है। हाँ सही कहा, एक भी कील नहीं है। पर जरा बाड़े पे हुए इन कील के छेदों को तो देखो। ये कभी ठीक नहीं होंगे बेटे। ये बाड़े की लकड़ी प्रतीक है कि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो उनके रिश्ते पे हम अपने गुस्से से कील ठोक देते हैं। फिर वक्त से या माफी मांगने से हमारी वो कील निकल तो जाती है, पर उसके घाव कभी नहीं भरते। फिर वो लोग भी जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे कहे हुए कड़वे शब्द कभी भुला नहीं पाते। हाँ पापा,
हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। कई बार मैं अपने गुस्से में अपने दोस्तों को, माँ को और आपको भी कभी कभी बुरा भला बोल देता हूँ, पर अब मैं बदल गया हूँ और मुझे समझ गया है कि मुझे गुस्से से कोई फायदा नहीं होता। मैं इस बाड़े को फिर से पहले जैसा तो नहीं कर सकता, पर अब इस पे कोई नई कील नहीं ठोकूंगा। इतना तो कर ही सकता हूँ। शाबाश मेरे बच्चे। दोस्तों, सोनू ने अपना सबक सीख लिया, पर क्या हम लोग भी खुद को बदल सकते हैं? कई बार हमको ऑफिस में बॉस से डांट पड़ गई तो हम उनको तो कुछ नहीं कह पाते, लेकिन घर आकर अपने बच्चों पर हम गुस्सा निकालते हैं। ये एक चक्र जैसा है, लेकिन अगर हम अपने गुस्से पे काबू करना सीख लें तो हम अपना ही नहीं औरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये थी हमारी कहानी गुस्से की कील। आशा है आपको पसंद आई। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई अच्छी कहानी हो तो हमको कमेंट्स में जरूर बताइए। बच्चों, ये कहानी है गिरिवान के जंगल की। वहाँ रहते थे एक हाथी और एक लोमड़ी। हाथी बहुत सीधा साधा था और लोमड़ी चालाक थी। वो आपस में खेलते तो लोमड़ी हमेशा बेईमानी करके जीत जाती। चल आजा, नदी में खेलेंगे। नदी? ना बाबा ना, मुझे पानी से डर लगता है। ओह, ठीक है, चल फिर गोल मैदान में जाके पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। चल मोटे, रेस लगाते हैं। जो पहले पहुंचा वो जीता। ये मैं चली। अच्छा, पर शुरू तो साथ में करना। अरे चली गई, हमेशा ऐसा ही करती है। गोल मैदान में दोनों दोस्त खेल रहे थे, तभी एक शेर आ गया। शेर दोनों जानवरों को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, मुझे तो सिर्फ लोमड़ी की आवाज आई थी, पर यहाँ तो एक हाथी का बच्चा भी है। आज तो दावत होगी। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। हा हा हा। शेर? अरे बाप रे, रुको, हमको मत खाओ। हम तो अपना खेल खेल रहे थे बस। मेरे पेट में चूहे खेल रहे हैं, अब तुम उनके साथ खेलना। रुकिए महाराज, जरा मेरी बात सुन लीजिए। बोलू, तुम जरा यही रुको, मैं महाराज से बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ करो लोमड़ी और हम दोनों को इस मुसीबत से निकालो। लोमड़ी और शेर एक कोने में जाके बात करते हैं। महाराज, आप दयालु है। मैं समझती हूँ आपको भूख लगी है और आप हमको नहीं छोड़ेंगे, पर मेरी विनती है, आप हम दोनों में से एक को ही खा लीजिए और एक को जाने दीजिए। चलो ठीक है, मेरा पेट भी एक से भर जाएगा और बासी खाना तो मैं खाता नहीं हूँ। क्या तुम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था महाराज। आप मुझे ना खाइए, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ। मुझे खाके तो आपका पेट भरेगा भी नहीं। आप उस मोटे हाथी को खा लो, वो तो तेज भाग भी नहीं सकता और उसको खाके आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। ऐसा? लेकिन देखा जाए तो हाथी शक्तिशाली है, उसका शिकार करने में मैं थक जाऊंगा। हाँ, अगर तुम उसको मेरी गुफा में ले चलो तो मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकता हूँ। हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। वो हाथी बहुत बेवकूफ है, उसको दिमाग ही नहीं है।
मैं उसको आपकी गुफा में ले आती हूँ। ऐसा बोल के लोमड़ी अपने दोस्त हाथी के पास आई। बोला, अब डरने की कोई बात नहीं है। शेर महाराज तो मेरी मौसी के ससुराल से है, मेरे रिश्तेदार है। हमको खाना तो दूर की बात है, उन्होंने तो हमको आज घर पे बुलाया है। उनके बच्चे का जन्मदिन है आज। अरे वाह, मैं तो डर गया था और ये तो अच्छी बात निकली। नए दोस्त बनाएंगे। बहुत मजा आएगा। तो चलो हम लोग उनके साथ ही उनके घर जाते हैं। तो फिर हाथी और लोमड़ी दोनों शेर के पीछे पीछे उसके घर के रास्ते जाने लगे। तभी वही एक नदी के पास, अरे सुनो, मुझे जरा जोरों से प्यास लगी है। मैं अभी बस एक घूंट पानी पी लूं, फिर चलता हूँ। अभी लगनी थी प्यास? अच्छा ठीक है। और हाथी नदी पे पानी पीने गया और वहां से पानी के अंदर तैर के दूसरी तरफ चला गया। अरे अरे हाथी, तुम उधर कहाँ चले गए? जा जा लोमड़ी, मैं तेरी चाल सब समझता हूँ। तू हमेशा मुझसे बेईमानी करके जीतती रही, पर मैंने कुछ नहीं कहा। पर आज तो तू मुझे धोखे से मारना चाहती थी। अब अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढना। अरे हाँ, पीछे तुम्हारे मौसा जी खड़े हैं ना, उनके पेट के चूहों से दोस्ती करना। नहीं नहीं, मुझे मत खाना। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। कुसुम की गांव के मंदिर के पास लगे बाजार में एक फूलों की दुकान थी। वो अलग अलग तरह के फूल बेचती। उसके फूल बहुत खूबसूरत और हमेशा ताजे होते। पास के मंदिर में जाने वाले लोग हमेशा उसी से फूल खरीदते और अपने घर के लिए भी लेकर जाते। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे कुसुम, कैसी है तू? घर पे तेरी आई कैसी है? प्रणाम काकी, मैं अच्छी हूँ। आई तो अभी बीमार ही है, इलाज तो चल रहा है। आप कैसे हो? मेरा भी चल रहा है। थोड़ा जोड़ों में दर्द पड़ गया है, इसीलिए तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आना हुआ। काकी, भगवान आपकी सेहत जल्दी ठीक करे। आज कौन सा फूल लोगी? बेटा, तू आज थोड़े चमेली और थोड़े कुसुम के फूल दे दे। ले बेटा, ये रुपये रख ले। भगवान भला करे। रहने दो काकी, कितने दिनों के बाद तो ले रही हो। अरे सुमन, कैसी है? अच्छी हूँ मौसी, सब बढ़िया है। हाँ, बस मंदिर जा रही हूँ। कुसुम से फूल लेने रुकी थी। हाँ मौसी, सबको उसी के फूल पसंद आते हैं। बड़ी मेहनत करती है ये लड़की। हाँ सुमन, छोटी ही थी जब उसके बाबा गुजर गए। माँ भी बीमार रहती है उसकी। सारे घर की जिम्मेदारी उस पे ही आ गई है। बड़ी मेहनत करती है, रोज ताजे फूल तोड़कर लाती है। भगवान की मेहर है उस पे। अलग ही बात है उसके फूलों में। लोग तो और किसी दुकान की तरफ देखते भी नहीं है। हाँ मौसी, बात तो सही बोल रहे हैं। सब हमेशा यही बोलते हैं कि उसके फूलों में कितनी खुशबू आती है। चमेली के फूल हो या गुलाब के, या रात रानी के हो या रजनीगंधा, किसी के फूलों में वो बात नहीं जो कुसुम के फूलों में। चलो राम राम, मिलते हैं। पास की दुकान पे बैठा हरिराम ये सब सुन रहा था। उसकी भी फूलों की दुकान थी। कभी कभी कोई भूला भटका उसके पास आ जाता तो उसकी बिक्री होती, वरना तो उसका धंधा मंदा ही रहता। उसको कुसुम से ईर्ष्या होने लगी। इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा, ये लड़की कुसुम करती क्या है, उसके फूल इतने अद्भुत कैसे हैं। सुना है लोग घर लेकर जाते हैं तो दिनों दिन तक मुरझाते नहीं हैं, पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिराम एक बुढ़े आदमी का भेष बदलकर कुसुम के घर पहुंचता है। कुसुम,
ओह कुसुम, घर पे है क्या? हाँ जी, कौन है आप? बोलिए, क्या बात है? बेटा, मेरी बीवी तुमसे फूल लेती है। आज वो काम में व्यस्त थी, घर पे पूजा है, तो उसने मुझे फूल लेने भेजा है। अभी तो सुबह है, तो लगा तुमने दुकान तो नहीं खोली होगी। मैं पूछते पूछते तुम्हारे घर आ गया। बोलो काका, कौन से फूल चाहिए? मुझे तो कुसुम के फूल चाहिए। काका, यहाँ पलंग पर बैठो थोड़ी देर, मैं अंदर से लाई। अरे, तुम्हारे फूल की बहुत तारीफ सुनी है अपनी बीवी से। मैं खुद तोड़ लूं क्या? बताओ, बगीचा कहाँ है? काका, आप यही आराम करो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम परेशान ना हो, पर एक बात बताओ, तुम्हारे फूलों से इतनी सुगंध कहाँ से आती है? काका, हम घर पे ही उगाते हैं। बस तोड़ने के बाद मैं अपने महादेव की मूर्ति के सामने रख देती हूँ। बाबा के जाने के बाद घर पे तो गरीबी ने जैसे डेरा जमा लिया। खाने को तो कुछ ना बचा, और जो बाबा खेती करते थे वो हमको तो आती नहीं थी। आई भी बीमार हो गई, और छोटे भाई बहन का भी गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। एक दिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं रो रही थी, तो एक साधु बाबा आए घर पे। ओह अच्छा, तो क्या बोले साधु बाबा? पूछने लगे कि क्यों रो रही हो। तो मैंने सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने अपनी पोटली से एक मूर्ति निकाली और बोला कि महादेव तुम्हारे घर को मधुबन जैसा सुंदर बना देंगे, बस महादेव पे विश्वास रखना। फिर क्या हुआ? बस बोले कि घर पे जो सुंदर सुंदर फूल लगे हैं तोड़कर महादेव के सामने रख देना, और फिर मंदिर के पास वाले बाजार में बेच आना। अच्छा, तो रोज फूल पहले महादेव के सामने रखती हो? उनका ही चमत्कार लगता है सब। कुसुम अंदर से फूल लाकर काका को देती है और काका चले जाते हैं। तो ये करामत है, वो मूर्ति का जादू है। अब समझ में आया सारा किस्सा। क्यों ना मूर्ति चुरा लूं, तो मैं भी अपने फूलों में जान डाल सकता हूँ। कहीं और जाकर भी फूल बेचूंगा तो मुनाफा ही होगा। बिना देर किए हरिराम रास्ते में छुपकर कुसुम के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। पहले उसके भाई बहन निकले और फिर कुसुम भी फूलों की टोकरी लेकर चली गई। हरिराम को अच्छा मौका मिला। हरिराम चुपके से घर के अंदर जाता है और मंदिर का स्थान ढूंढता है। वहां रखी उसको महादेव की मूर्ति दिखती है। वो चुपके से उसको उठाकर अपने बैग में छुपा के वहां से निकल लेता है। वाह, ये तो बढ़िया काम हो गया। अब देखते हैं कुसुम कैसे जादू करती है फूल में। अगले दिन हरिराम घर के अपने बगीचे से फूल तोड़कर महादेव की मूर्ति के सामने रखता है। कुछ नहीं होता है। ये तो कुछ नहीं हुआ। महादेव, मेरे फूलों में भी जादू डाल दो। अरे, अभी भी कुछ नहीं हुआ। सब ढोंग है। जरूर कुसुम ने गलत बताया है। कुसुम घर लौटती है और मंदिर से मूर्ति गायब पाती है। हे भगवान, ये मेरे महादेव कहाँ चले गए? कौन ले गया? अब कुसुम ने फूल बेचना बंद कर दिया। घर की हालत फिर खराब होने लगी। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। अरे बच्चा सुनो, कोई घर पे है क्या? अरे बाबा, आप? प्रणाम। अरे बच्चा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बाबा, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा था, पर एक सप्ताह पहले आपने जो महादेव की मूर्ति दी थी वो चोरी हो गई। बस तब से मेरा फूलों का काम बंद हो गया। फिर से खाने के लाले पड़ गए। पर बच्चा, तुमने फूल उगाने तो बंद नहीं किए ना? नहीं बाबा, सारे पेड़ों पर ही लगे हैं।
मैंने तोड़े ही नहीं, महादेव ही नहीं तो कौन मेरे फूलों को आशीर्वाद देगा, कौन उनमें जान डालेगा। तो ये बात है बच्चा। पर बच्चा, तुमने मेरी एक बात याद नहीं रखी। कौन सी बाबा? वही कि महादेव पे विश्वास रखना। तुमने महादेव पे विश्वास रखने की बजाय मूर्ति में विश्वास रखा। तुम बस अगर सच्चे मन से महादेव को याद करती तो वो तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आते। ओ हाँ बाबा, तो क्या मैं अगर बस महादेव से प्रार्थना करती तो भी वो मेरे फूलों को आशीर्वाद देते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बच्चा, मानो तो ये पत्थर ही महादेव है। बस अपने पूरे विश्वास से प्रार्थना करना। सही बोला बाबा आपने, विश्वास महादेव पे होना चाहिए। बाबा की जय हो, महादेव की जय हो। कुसुम फिर पहले की तरह अपने महादेव की पूजा करती और अपने फूलों में अद्भुत खुशबू और ताजगी डाल देती। सच ही बात है, विश्वास तो हमें भगवान में रखना चाहिए, उनकी मूर्ति तो बस एक निमित्त मात्र है। एक गांव में एक जगन नाम का दूध वाला रहता है, जो अपनी 2 गाय और 1 भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। गांव के काफी लोग उससे दूध लेते हैं और खुश भी है उसके साथ। उसके बीवी बच्चे भी अपने अपने काम में खुशी से लगे हुए हैं। लेकिन आजकल जगन के मन में आने लगा है, हाय, मेरे ग्राहकों के घर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से सजाए हैं उन्होंने। उनके परिवार के पास कितने सारे साधन हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, इस्तेमाल की अच्छी अच्छी चीजें। किसी किसी के पास तो 2 या 4 पहिए वाली गाड़ियां भी हैं। काश मैं भी अपने परिवार के लिए ये सब कर पाता, पर कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उसके लिए नई गाय या भैंस खरीदना संभव नहीं था। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं। इससे मैं ज्यादा लोगों को दूध बेच सकता हूँ, ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और फिर मेरे घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर अगले दिन उसने अपने घर के कुएं से पानी लेकर दूध में मिला दिया। अब दूध पहले से 20% पतला हो गया। उस दिन वो 4 नए घरों को दूध दे आया। शाम को घर आकर जब उसने अपनी कमाई गिनी तो खुश हुआ और अगले दिन दूध में और थोड़ा पानी मिलाने की ठान कर सो गया। दूसरे दिन उसने वैसे ही और थोड़ा पानी मिलाया दूध में और 2 नए ग्राहक बनाए। उस रात अपनी कमाई गिनने के बाद वो सोचने लगा, अब और पानी मिलाने से पहले जरा रुकता हूँ, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए वो 4-5 दिन तक रुका और फिर थोड़ा पानी मिला। अब तो दूध 40% तक पतला हो गया था। फिर उसे नए ग्राहक मिले। इस तरह 2 हफ्ते निकल गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में मैं एक नई गाय ले सकता हूँ और फिर और ज्यादा कमाऊंगा। हाँ। इसी ख्याल में वो खुश रहने लगा। वहीं उसके ग्राहकों में बातें होने लगी। 2 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और दस्त भी लगे हुए हैं। अरे बहन, बीमारी का तो जैसे मौसम ही चालू है। मेरा बच्चा भी कल उल्टियाँ कर रहा था, डॉक्टर को दिखाया, दवाई कराई है। इंसान तो इंसान, दूध तक खराब हो रहा है, ना मलाई आती है ना दही ठीक बनता। सही बात कही बहन, मेरा भी दूध बिगड़ा हुआ है। जगन को पूछना पड़ेगा। जगन, हम तीनों जगन से ही दूध लेते हैं। सबके यहाँ कोई ना कोई बीमार है। शायद नहीं बहन, पक्का, वरना तीनों घरों में बीमारियां एक साथ आना मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम दूध की जांच करा लेते हैं। अगले दिन जब जगन दूध देने आया तो सारे ग्राहकों ने उससे दूध लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुमसे दूध नहीं लेंगे, तुम दूध में मिलावट करते हो। तुमने दूध में पानी मिलाया है जिससे ना दही बनता है ना मक्खन, और तो और तुम्हारा पानी भी साफ नहीं है।
जिससे शर्मा जी के बेटे को डायरिया हुआ है। अब तो ना तुमसे कोई दूध लेगा और तो और तुम्हारी शिकायत भी कर रहे हैं। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिए, गजब हो जाएगा। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी भैंस का दूध पूरा नहीं पड़ रहा था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया। मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। आप सब इतने सालों से मुझसे दूध लेते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। मैं माफी मांगता हूँ, मेरी शिकायत ना करिएगा। चलो, इन्होंने अपनी गलती मानी तो सही। माफी शर्मा जी से मांगिए, उनका बेटा बीमार है। और ना सिर्फ माफी, जो पानी मिला के 3 दिन से गलत दूध दे रहे हो उसकी भरपाई भी करनी होगी। हाँ, जैसा आप कहेंगे माई बाप, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो, जितना पानी मिलाया है उतना दूध सबको फ्री दोगे। और कभी आगे शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारा यहाँ आना बंद समझना। जी हुजूर। जैसे तैसे जगन ने माफी मांग के अपने ग्राहकों को बचा पाया, पर उसे ये बात समझ आ गई। जगन को अपना नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगा, पर नाम खराब होने के लिए 2 दिन लगे। ईमानदारी में थोड़ा पैसा भले ही कम कमाया, पर सुकून तो था। बेईमानी करके ज़्यादा दिन तक बच पाना संभव नहीं होता। जब चोरी पकड़ी जाती है तो जो कमाया वो भी निकल जाता है। इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करो। और मेहनत और ईमानदारी के साथ समझदारी भी हो तो कमाई भी कम नहीं होगी। बेईमानी अंत में सिर्फ दुख देती है। एक था मछुआरा, नाम था भीमा। भीमा और उसकी बीवी नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भीमा अपनी मछली पकड़ने के लिए रोज सुबह निकल जाता और शाम तक जो कुछ हाथ आता उसको बाजार में बेच आता। भीमा और उसका परिवार गरीब था, पर किसी तरह अपना गुजारा चला लेते थे। एक दिन रोज की तरह भीमा शाम को अपनी मछलियां बेचने के लिए बाजार गया। मछली ले लो, मछली, ताजी मछली, 10 का दो, 10 का दो। अरे ओ भैया, थोड़ा मछली लेके जाओ, एकदम ताजा मछली है। अच्छा, देखो तो जरा। ताजा तो पता नहीं, पर तुम्हारी मछली तो बहुत छोटी छोटी है, मैं ये नहीं लूंगी। और उस खरीदार ने बाजू में ही दूसरे मछुआरे की मछली देखी। ये बात, ये होती है मछली, बड़ी और शानदार। कैसी दी भैया? बस 100 रुपया मेम साहब। 100 रुपया? बहुत महंगी है। आखिरी मछली है, आपके नाम की रखी थी, बस सब बिक गई। इतनी बड़ी मछली इतने में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे ये पसंद आ गई, इसको तो मैं खा के ही रहूंगी। दे दो, ये लो 100 रुपए। थैंक यू मैडम, मेरा भी माल खत्म, मैं घर चलता हूँ। भीमा ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि कहाँ वो 10 रुपए की 2 मछली बेच रहा है और कहाँ दूसरे मछुआरे ने एक ही मछली बेच के 100 रुपए कमा लिए। वो फौरन दूसरे मछुआरे के पीछे पीछे गया। भैया जी, 1 मिनट, जरा मेरी बात सुनो। मैंने देखा आपने 100 रुपए में अपनी मछली बेच दी। एक ही मछली में इतना पैसा कमाया, कैसे करते हो? थोड़ा मुझे भी सिखा दो, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। आप भी सीखोगे? देख भाई, याद रख, जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। अपन अभी चलता है, बीवी वेट कर रही होगी।
और ये सुन के बीमा भी सोचता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। मैं भी अब स्मार्ट बनूंगा, सिर्फ बड़ा हाथ मारूंगा। अब अगले दिन सुबह ही भीमा नदी में जाल डाल के बैठ गया। कुछ देर बाद जाल में हलचल हुई। उसने निकल के देखा तो उसमें कई छोटी मछलियां थी। अरे इतनी सारी मछली, पर ये तो सब छोटी है। मुझे तो बड़ी मछली चाहिए। पर ये हाथ आ गई हैं तो इनको भी रख लेता हूँ। भीमा मछलियां रखने ही वाला होता है, तभी उसको दूसरे मछुआरे की बात याद आती है। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। फिर कुछ सोचकर भीमा ने सारी मछलियां नदी में छोड़ दी और फिर जाल लगाया और इंतजार करने लगा। दोपहर हो गई। अरे जाल में हलचल हुई। निकालता हूँ, शायद इस बार बड़ी मछली हाथ लगी हो। अभी देखता हूँ। पर इस बार वैसी ही छोटी मछलियां थी जाल में। भीमा ने फिर सारी मछलियां नदी में वापस फेंक दी। भीमा बड़ा खिलाड़ी है, अब सिर्फ बड़ा हाथ ही मारता है। मुझे नहीं चाहिए ये। फिर से जाल बिछाना होगा। अभी वक्त है, जरूर कुछ हाथ लगेगा। फिर भीमा इंतजार में बैठा रहा। धीरे धीरे शाम हो गई और जाल में फिर से हलचल हुई। हिला, जल्दी निकाल भीमे। बड़ी मछली पकड़ेगा आज तू, 100 रुपया कमाएगा। लेकिन हर बार के जैसे ही इस बार भी सिर्फ छोटी ही मछली फंसी थी जाल में। हाँ, फिर से वही। नहीं चाहिए मुझे छोटी मछलियां, फेंक दो इन्हें। फिर से जाल लगाता हूँ। अब तो वक्त भी निकला जा रहा है। उम्मीद है जल्दी ही कुछ हाथ लगेगा। भीमा अब जाल डाल के बैठा रहा, पर रात तक भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। खाली हाथ वापस घर लौटा। उसके परिवार को उस दिन भूखा ही सुना पड़ा और वहाँ बाजार में मंगू अकेले मछली बेच रहा था। मछली गया, मछली गया, 150 की एक, 150 की एक। भैया जी, कल ही तो 100 की लेके गई थी आपसे, आज इतना भाव क्यों? मैडम जी, मार्केट में सप्लाई नहीं है। अक्खे मार्केट में मछली सिर्फ मेरे पास मिलेगा। 150 का ही भाव लग पाएगा। अपन भी पीछे ज्यादा पैसा देके लेता है। ठीक है, लो 150 रुपया और वो वाली दे दो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच करने से नुकसान ही होता है। हमको जो मिला है उससे खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे की अच्छी चीज देख के उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। और आपका प्रतियोगी आपको सही सुझाव दे ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।